नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विश्वास नगर की बीकम कॉलोनी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। इलाके में देर रात एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण मकान में भीषण आग लग गई। बताते चले कि यहाँ ब्लास्ट इतना भीषण था कि पूरा घर जलकर स्वाहा हो गया और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया है। सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर टेंडर में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। यहाँ पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विश्वास नगर की बीकम कॉलोनी में एक सड़क और दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट के बाद बड़ा हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हुई है और एक घायल बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे और आगे की जांच में जुट गए। फिलहाल प्रशासन की तरफ से आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के विश्वास नगर की बीकम कॉलोनी का ये बड़ा हादसा सामने आया है, जहां 4 लोगों की मौत हुई है और एक घायल हुआ है। तो यहां घायल की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर टेंडर ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। हालांकि कोई बड़ा हादसा होते होते बचा है और इसमें बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हुई है और एक बुरी तरह से झुलस गया है। ट्विटर की गलतियों को सरकार अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर के अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के बाद यहां इसके संबंध में संसदीय पैनल समिति ने 2 दिन के अंदर लिखित जवाब देने के निर्देश दिए हैं। अगर कहीं की ट्विटर की चिड़िया भी लगाम उड़ान भर रही है तो गलत नहीं होगा। पहले उपराष्ट्रपति के ब्लू टिक की को हटाना और फिर बहाल करना, कानून और सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ब्लॉक और बहाल करना, संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर के साथ फिर उसी तरह की हरकत, उसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत के नक्शे से हटाना और बाद में शामिल करना। ट्विटर की इन हरकतों पर साफ तौर पर संसदीय समिति अपनी नाराजगी जता चुकी है। 2 दिन के अंदर लिखित जवाब मांगा गया है। गौरतलब है कि ट्विटर ने 25 जून को डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट नोटिस के कारण रविशंकर प्रसाद के खाते को 1 घंटे के लिए अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया था। 1 घंटे के लिए ब्लॉक करने के ट्विटर के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई गई थी और इसकी कार्रवाई को मनमाना और भारत के आईटी नियमों का घोर उल्लंघन करार दिया था। इसके अलावा शशि थरूर और इसकी तरफ से कुछ उसी तरह की शिकायत भी की गई थी। ट्विटर के इस तरह के कृत्य से विपक्षी दलों के साथ साथ आम जनमानस ने भी सवाल खड़े किए हैं और यहाँ कैसे कोई कंपनी भारतीय कानून की अनदेखी कर सकती है, ये बड़ा सवाल उठता है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत का गलत नक्शा पेश करने के लिए ट्विटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। उधर पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह के सम्मान और रुतबा हासिल करने की जुगत में लगे विधायक नवजोत सिंह सिद्धू की मंगलवार को जमकर किरकिरी हुई। सिद्धू के करीबियों ने सोमवार को मीडिया में यह खबर फैलाई कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मिलने के लिए गए। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने मंगलवार को नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान साफ कर दिया कि उन्होंने सिद्धू को मिलने के लिए नहीं बुलाया। और टीका निर्माता भारत बायोटेक के अध्यक्ष कृष्ण एला को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वाई श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा प्रदान की गई है और अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आपको बताते चले कि 52 वर्षीय एला हैदराबाद स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के संस्थापक भी है, जो कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के लिए भारत द्वारा मंजूर कोवैक्सीन टीके का उत्पादन कर रहे हैं और इसी के साथ ही कंपनी दवा की खोज, दवा के विकास, विभिन्न अन्य टीकों और जैव चिकित्सीय, फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के निर्माण में भी लगी हुई है। बताते चले ये भी कि अधिकारियों को कहा गया है कि एला को कुछ समय पहले CIF के तहत एला को यह सुरक्षा, जीवन रक्षक टीकों और दूसरे चिकित्सीय वस्तु के उत्पादन का नेतृत्व करने की उनकी वर्तमान भूमिका को देखते हुए यहाँ दी जा रही है और उन्होंने ये भी कहा कि देश के किसी भी हिस्से में यात्रा करेंगे तो वायु श्रेणी की यह केंद्रीय सुरक्षा के तहत उनके साथ लगभग 2-3 कमांडो होंगे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के शमीरपेट क्षेत्र स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के परिसर को हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के बाद उसी अर्धसैनिक बल द्वारा एक शस्त्र सुरक्षा प्रदान की गई थी।
और मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का मामला सामने आया, जहां मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस बीच डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने सरेंडर कर दिया गया है। तो इस बीच बताया जा रहा है कि त्रिपाठी की अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। मनीष त्रिपाठी पेशे से दांतों के डॉक्टर और इन पर आरोप यह है कि कांदीवली में हीरा नंदानी सोसाइटी के साथ अलग अलग 9 जगहों पर वो फर्जी वैक्सीन सप्लाई हुई थी और ऐसे में मनीष ने उपलब्ध कराई थी। बताते चले कि महाराष्ट्र में करीब 2000 से ज्यादा लोगों के फर्जी कोरोना वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया और मुंबई के कांदीवली की हीरा नंदानी सोसाइटी में फर्जी वैक्सीन के खुलासे के बाद वर्सोवा, परेल और ठाणे में इसी तरह की घटनाएं देखी गई और इसी के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शिवम अस्पताल के मालिक डॉक्टर शिवराज पटारिया और उसकी पत्नी नीता पटारिया भी इस मामले में शामिल है। वहीं बीएमसी ने सख्त कदम उठाते हुए प्राइवेट सोसाइटी में वैक्सीनेशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब द्वारा देव ने अपनी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने और पार्टी का विस्तार करने के लिए SSS फॉर्मूला का पालन करें। और SSS फॉर्मूला से देव का यहाँ मतलब ये है कि संवाद, स्वभाव और सदाचार से है। देव ने यहाँ ये कहा कि बीजेपी लंबे समय तक सत्ता में बनी रहेगी अगर पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता SSS फॉर्मूले का पालन और संगठनात्मक गतिविधियों का विस्तार बूथ स्तर तक करेंगे। यहाँ सीएम ने कहा कि जब कोई भी ताकत हमारी पार्टी को हरा नहीं सकेगी। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANV न्यूज। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात ओडिशा की करेंगे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने देवगढ़ जिले में वेदांत ग्रुप के सहयोग से तैयार किए गए 100 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन किया है। बताते चले कि ये अस्पताल 12 ICU, 32 HTU और एक बाल चिकित्सा कोविड ICU के साथ पूरी तरह से मेडिकल ऑक्सीजन की सुविधा से लैस है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने अस्पताल में मरीजों को सभी मेडिकल सुविधाएं, दवाएं और भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली है। तो यहाँ सीएम पटनायक ने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तो यहाँ समाज, कॉर्पोरेट सेक्टर, PSU, राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी को महामारी में सफलतापूर्वक निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि देवगढ़ में पहले 140 बेड वाला कोविड अस्पताल है, इससे जिले में अब 2 कोविड अस्पताल तैयार हो गए हैं। और कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा ने कहा कि सरकार कुछ शर्तों के साथ शहर में शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत देने पर विचार कर रही है और इस संबंध में सामने आया कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था, अब सरकार जल्द ही कुछ छूट दे सकती है। 5 जुलाई से यहाँ राज्य में कुछ छूट दी जा सकती है। आपको बताते चलें कि यहाँ जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था, अब सरकार यहाँ कर्नाटक वासियों को राहत दे सकती है। येदियुरप्पा ने कहा कि मॉल एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की गई और मैं अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ इस पर चर्चा करूंगा। पत्रकारों से बातचीत में सीएम BS येदियुरप्पा ने कहा कि हम कुछ शर्तों के साथ छूट देने की सोच रहे हैं, अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। सीएम ने कोविड मामलों में हो रही कमी पर खुशी जताते हुए कहा कि मैंने मॉल एसोसिएशन के सदस्यों को बता दिया है कि मैं अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद इस पर जल्द ही फैसला लूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में 5 जुलाई के बाद कुछ शर्तों के साथ मॉल को खोलने की इजाजत दी जा सकती है। शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने सीएम BS येदियुरप्पा से मुलाकात की और उनसे अगले हफ्ते से मॉल खोलने की इजाजत देने की अपील की है। और देश में जानलेवा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए अब एक और वैक्सीन सामने आ गई है। केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान तेज शुरू कर दिया है और ऐसे में देश में अब कुल 4 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। तो यहाँ राहत भरी खबर निकल कर आई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन पहले से ही है और यहाँ स्पुतनिक और अब मुंबई की औषधि कंपनी सिप्ला को मॉडर्ना के टीके के आयात के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने मंजूरी दे दी है। तो यहाँ कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद अब मॉडर्ना का टीका भारत में उपलब्ध होने वाला है
और ऐसे में आपको बताते चले कि कोरोना का ये चौथा टीका होगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पाल ने यह कहा कि मॉडर्ना के भारतीय साझेदार सिप्ला के मार्फत एक आवेदन मिला था, जिसके बाद मॉडर्ना के टीके को औषधि नियामक द्वारा सीमित आपात उपयोग की अनुमति अब मिल चुकी है। यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लगवाने के बावजूद एंटीबॉडीज न मिलने के मामले में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के यहां आधार पूनावाला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बताते चले कि यहाँ सीओ आधार पूनावाल के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे की अर्जी दाखिल की गई है और इस अर्जी पर कोर्ट ने संबंधित थाने से रिपोर्ट लेकर अगली सुनवाई 2 जुलाई को करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि प्रताप चंद्र नाम के वकील ने 8 अप्रैल को गोविंद अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगवाया था, जबकि दूसरा डोज उन्हें 28 को लगना था, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इस पर उन्होंने 25 मई को एंटीबॉडी का टेस्ट करवाया, लेकिन इसके बावजूद शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई, जबकि सामान्य प्लेटलेट्स भी आधे से कम हो गए, जिससे संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ गया। और इसी बात को लेकर प्रताप चंद्र ने कोविशील्ड निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे की अर्जी दाखिल कर दी। वकील प्रताप चंद्र ने एफआईआर करने के लिए आधार पूनावाला सहित 7 लोगों के नाम कोर्ट में अर्जी थी और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण और आईसीएमआर के महानिदेशक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के निदेशक, गोविंद अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ के निदेशक को भी विपक्षी पक्षकार बनाया है। और देश में जानलेवा कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण जिस तरीके से सामने आया, उसका अभियान भी चल रहा है। केंद्र सरकार ने यहाँ ये बताया कि देश में अब तक 60 साल या इससे ज्यादा उम्र की करीब 49% आबादी को यहाँ कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया है। टीके की पहली खुराक उन्हें लग चुकी है। सरकार ने यह भी कहा कि देश में अभी तक कुल 33.1 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। और 21 से 28 जून की बात कर लेते हैं, और इस बीच रोजाना औसत 57.68 लाख कोरोना का टीकाकरण हो चुका है। बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर सड़क पर उतरे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भेजी। बताया जा रहा है कि छात्र जब शिक्षा मंत्री के आवास घेराव करने जा रहे थे तो पुलिस ने इन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र होने के कारण रोकने की कोशिश की, लेकिन यहां जब ये नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इधर इसके बाद राजद के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर एसटीईटी पास उम्मीदवार शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास का घेराव करने और उनसे बात करने जा रहे थे। पुलिस के अधिकारी ने यहां ये बताया कि पटना के इको पार्क के पास बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र होने के कारण पुलिस ने छात्रों को रोकने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिससे अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। इधर विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पास अभ्यर्थी जब नौकरी की मांग कर रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में युवाओं के साथ इस तरह का बर्ताव काफी निंदनीय है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिस तरह से बिहार में रिजल्ट में धांधली हो रही है और मामला सामने आने के बाद जांच तक नहीं हो रही, इससे साफ पता चलता है कि सरकार को बिहार के भविष्य से कोई खास मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार तो लाठी वाली सरकार है, तानाशाही रवैया अपना रही है। महाराष्ट्र के पालघर की बात कर लेते हैं। यहां 2020 में 2 साधुओं की लिंचिंग के मामले में 14 और आरोपियों को मंगलवार को जमानत मिल गई। ठाणे सेशन कोर्ट ने इन 14 लोगों की जमानत मंजूर कर दी है। इस बीच जो मामला सामने आया कि 18 आरोपियों की जमानत को अदालत ने अब खारिज कर दिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख दी है। बताते चले कि अप्रैल 2020 में पालघर जिले में भीड़ ने 2 साधुओं की पीट-पीट हत्या कर दी और इसी मामले में कुल 201 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 75 मुख्य आरोपी हैं। कोर्ट में 30 जुलाई को आरोपी तय किए जा सकते हैं। और आपको बताते चले कि पालघर में 16 अप्रैल 2020 को भीड़ ने 70 साल के महाराज कल्प वृक्ष गिरी और 35 साल के सुशील गिरी महाराज को गणचिचेली जंगल में पीट कर मार डाला था। बताया जा रहा है कि शहर में बच्चा चोरों के घूमने की अफवाह थी।
ऐसे में गांव के लोगों ने इन्हें बच्चा चोर समझ लिया, मारना शुरू कर दिया और भीड़ ने इन्हें इतना पीटा कि इन सभी की जान चली गई। जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारियां शुरू की थी, जिसके बाद थाने में ये मुकदमा फिलहाल चल रहा है। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, ये अहम खबर सामने आ रही है। लक्ष्मीनगर मेन मार्केट बंद कर दी गई है। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी, 5 जुलाई तक मार्केट नहीं खुलेगी। यहां 5 जुलाई तक ये मार्केट नहीं खोली जाएगी, ये अहम जानकारी सामने आ रही है। दूसरे बाजारों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यहां जिस तरीके से मार्केट बंद की गई है तो दूसरे बाजारों पर भी पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का यहां पालन नहीं किया जा रहा था। तो यहां ऐसे में कोरोना नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इसी के चलते अब बाजार बंद कर दिया गया है। 5 जुलाई तक मार्केट नहीं खोली जाएगी। तो यहां सख्ताई बरतते हुए मार्केट्स बंद कर दी गई हैं। लक्ष्मीनगर मेन मार्केट बंद कर दी गई है। तो यहां लक्ष्मीनगर एक ऐसी मार्केट है जहां ज्यादातर आवाजाही रहती है और इसी को देखते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के हिस्सों में पश्चिमी हवाएं बह रही हैं और यही कारण है कि मानसून आगे से नहीं बढ़ पा रहा। यहाँ स्काईमेट वेदर रिपोर्ट की माने तो 8 जुलाई तक मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही और इन स्थानों का मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। बताया जा रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, बंगाल, झारखंड समेत पूरे पूर्वोत्तर हिस्सों में अच्छी भारी बारिश हो सकती है। इधर स्काईमेट वेदर रिपोर्ट की माने तो बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों खासकर अररिया, किशनगंज, सुपौल, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण और भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया के अलावा अन्य स्थानों में आज झमाझम बारिश हो सकती है। उन्नीस बैच के आईपीएस अधिकारी सी सिलेंड के बाबू में एक घटना सामने आई, जहां तमिलनाडु के एक नए पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। बताया जा रहा है कि सी सिलेंद्र बाबू अब नए डीजीपी होंगे। वो जेके त्रिपाठी की जगह लेंगे और वो इस महीने के अंत में डीजीपी के पद से सेवानिवृत्त होने वाले हैं। संघ लोक सेवा आयोग के 28 जून को नई दिल्ली में एक पैनल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें राज्य और केंद्र के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। पैनल ने कथित तौर पर डीजीपी पद के लिए उपयुक्त 3 आईपीएस अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी और अब फिलहाल सरकार ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि सी सिलेंद्र बाबू को अगला डीजीपी चुना गया है। 5 जून 1962 को कन्याकुमारी जिले के पूछीथुरई गांव के जन्मे बाबू 1987 बैच के आईपीएस हैं और मदुरै में कृषि कॉलेज और अनुसंधान संस्थान में उन्होंने ग्रेजुएशन की थी और ग्रेजुएशन कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने कोयम्बटूर में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। बाद में उन्होंने अन्नामलाई विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक और जनसंख्या अध्ययन में एमए की डिग्री प्राप्त की थी। चलिए पेट्रोल डीजल की बात कर लेते हैं। मंगलवार को तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद बुधवार को घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। तेल कंपनियों द्वारा जारी कीमतों के मुताबिक दिल्ली में बुधवार यानी कि आज पेट्रोल का भाव 98.81 रुपए प्रति लीटर रहा। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल 89.18 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर रहा। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, लगातार आग लगती हुई नजर आ रही है। पिछले 33 दिनों में यानी कि 4 मई से अब तक पेट्रोल की कीमत 8.49 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। वहीं इस दौरान डीजल की कीमतों में भी हमेशा बढ़ोतरी हुई है और आज 33वां दिन है जब इन तेल कंपनियों ने बढ़ोतरी की है। डीजल 8.39 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। भारतीय बाजार में एक बार फिर से मंगलवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। 29 जून को पेट्रोल 35 पैसे महंगा हो गया और डीजल की बात करें तो 28 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया। तेल की कीमतों में इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 98.81 रुपए प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल 89.18 रुपए प्रति लीटर की ऊंचाई तक छू गया। पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं डे बाई डे, इसका हम जैसे लोगों पे बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि हम सैलरीड पर्सन है। हमारी सैलरी उतनी है, वो भी उसमें भी कटौती के साथ आ रही है। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और पेट्रोल पड़ रहा है, हमें फील्ड में घूमना होता है। ठीक है, पहले मेरी टंकी 350 रुपये में फुल हो जाती थी, अब 500 रुपये में भी फुल नहीं हो पाती है। तो इस तरह से हम लोगों का तो जीना मुश्किल हो रहा है। हम तो पहले ही एक लॉकडाउन की मार से मर रहे हैं, ऊपर से सैलरी हमारी 25% कट के आ रही है। इसके ये पेट्रोल के दाम डे बाई डे जो बढ़ रहे हैं, ये हमारे पास सीधा सीधा हम जैसे लोगों पर मार पड़ रही है।
और भारत में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को लेकर उसके खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज हुआ है। भारत में कानूनी संरक्षण खत्म होने के बाद ट्विटर के खिलाफ ये चौथा केस है। ट्विटर के खिलाफ ये केस आईटी और पोस्को एक्ट के तहत दर्ज हुआ। आईटी के नए नियमों को लेकर सरकार के साथ जारी तनातनी के बीच सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस नेता शशि थरूर का अकाउंट बंद करने के मामले में उससे 2 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया। यहाँ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से एक शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ट्विटर इंडिया के खिलाफ यहाँ प्राथमिकी दर्ज की है। और उधर एनसीपीसीआर ने अपनी शिकायत में कहा कि बच्चों सहित पोर्नोग्राफिक सामग्री ट्विटर पर लगातार पोस्ट हो रही है। इस मामले में पहले शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस बीच एनसीपीसीआर ने साफ तौर पर पुलिस से ये कहा और पत्र लिखते हुए ये भी कहा कि यह नहीं कि साइबर सेल के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।